हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी क्योंकि समय ज़्यादा रह नहीं गया है और आज तो आपकी जो मुख्य सेविका की फीस के लिए पोर्टल है वो भी ओपन हो गया है, तो आप अपनी फीस जमा कीजिए जिससे समय से आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाए। तो आज हम देखेंगे यूथ का प्रैक्टिस सेट और उसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। आज हम देखेंगे नवजात शिशु की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण और पूरक पोषण के बारे में। तो चलिए सोल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट को देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या दिया गया है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल HBNC योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नवजात शिशु की घर पर देखभाल HBNC योजना का पूरे देश में कब कार्यान्वयन किया गया। आपके ऑप्शन हैं वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, वर्ष 2010 में या वर्ष 2011 में। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2011 में। कैसे? नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना का वर्ष 2011 से पूरे देश में कार्यान्वयन किया गया था कि 2011 से माना गया कि बच्चे की घर पर देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नियोनेटल मोर्टेलिटी नवजात शिशु मृत्यु से क्या आशय है। नियोनेटल मोर्टेलिटी नवजात शिशु मृत्यु से क्या आशय है। तो क्या आशय है इससे? जन्म के 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, जन्म के बाद 35 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु, जन्म के बाद 60 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु या जन्म के बाद 7 सप्ताह के भीतर होने वाली मृत्यु। तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा ऑप्शन ए। कैसे? नवजात अवस्था में जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु नियोनेटल मोर्टेलिटी कही जाती है। कौन सी मृत्यु? नवजात अवस्था में जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु नियोनेटल मोर्टेलिटी कही जाती है। जन्म के समय से लेकर जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु अर्ली नियोनेटल मोर्टेलिटी तथा जन्म के बाद 8वें दिन से लेकर 28 दिनों के भीतर होने वाली मृत्यु को लेट नियोनेटल मोर्टेलिटी कही जाती है। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु इन्फेंट मोर्टेलिटी शिशु मृत्यु कही जाती है। तो आपने तीनों दर देख ली, ठीक है। नियोनेटल मोर्टेलिटी भी देख ली आपने, नियोनेटल मोर्टेलिटी भी देख ली और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी देख ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भ धारण के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है। गर्भ के कितने सप्ताह पूरे होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म स्टिल बर्थ के रूप में जाना जाता है। 25 सप्ताह, 28 सप्ताह, 30 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह। कब जाना जाता है? ये जाना जाता है 28 सप्ताह। कैसे? गर्भ अवस्था के 28वें सप्ताह पूरा होने के बाद भ्रूण की मृत्यु या मृत भ्रूण का जन्म जिसका वजन 1000 ग्राम से अधिक है या जिसके शरीर की लंबाई 35 सेंटीमीटर से अधिक है, स्टिल बर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टिल बर्थ। कैसे? भ्रूण को जिसका वजन 1000 ग्राम से अधिक होगा, जिसके शरीर की लंबाई 35 सेंटीमीटर से अधिक होगी, उसे बोलेंगे हम स्टिल बर्थ। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है। आपका क्वेश्चन है, नवजात शिशु की मृत्यु के संदर्भ में सर्वाधिक घातक कौन सा काल होता है। आपके ऑप्शंस हैं जन्म का पहला सप्ताह, जन्म का दूसरा सप्ताह, जन्म का तीसरा सप्ताह या जन्म का चौथा सप्ताह। तो क्या आ जाएगा आपका? जन्म का पहला सप्ताह। आपका आंसर क्या होगा? जन्म का पहला सप्ताह। लगभग 3/4 यानी कि 75% नवजात मौतें जन्म के प्रथम सप्ताह में होती हैं। कब होती हैं? जन्म के प्रथम सप्ताह में। शेष 1/4 25% द्वितीय और चतुर्थ सप्ताह के बीच में होती हैं। लगभग 40% मौतें जन्म के प्रथम 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है। आपका क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु की तुरंत देखभाल हेतु कौन प्रभावी कारक है। आपके ऑप्शन है रिसिटेशन, हाइपोर्थीमिया से बचाव,
हाइपोग्लाइसेमिया से बचाव या फिर उपयुक्त सभी। क्या क्या ऑप्शन है आपके? सिस्टेशन, हाइपोथर्मिया से बचाव, हाइपोग्लाइसेमिया से बचाव या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कैसे? नवजात शिशु की तुरंत देखभाल के लिए नवजात शिशु की सांस वापस लाने की प्रक्रिया, रिसिटेशन नवजात की नाभिनाल काटना, हाइपोथर्मिया शरीर ठंडा पड़ने से बचाव, हाइपोलाइस्मिया रक्त में शर्करा की कमी से बचाव, तुरंत स्तनपान कराना, नवजात शिशु का वजन कराना आदि प्रभावी माने गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध है? आपका क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा किन परिस्थितियों हेतु उपलब्ध है? आपके ऑप्शन है प्रसव पूर्व महिलाओं के लिए, प्रसव के दौरान महिलाओं के लिए, प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं तथा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी के लिए। जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम के तहत प्रसव पूर्व या प्रसव के दौरान एवं प्रसवोत्तर महिलाओं और नवजात शिशुओं और बच्चों 5 वर्ष से कम आयु के लिए किसी भी जटिलता बीमारियों के लिए मुफ्त रेफरल वाहन सुविधा लाने और वापस छोड़ने हेतु दवाओं, प्रमुख जांच, डायग्नोस्टिक और उपचार सेवाओं की सुविधा सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशा द्वारा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु व मां की देखभाल किया जाना है। घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है? यानी कि आशा नियमित रूप से घरों में जाकर नवजात शिशु व मां की देखभाल की करती है। घरेलू प्रसव के मामले में कौन सा दिन शामिल नहीं है, कि कौन से दिन वह नहीं जाती है? तो कौन सा दिन शामिल नहीं है? 5वां। कैसे? घरेलू प्रसव के मामले में पहला, तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां तथा 42वां दिन, और संस्थागत प्रसव के मामले में तीसरा, 7वां, 14वां, 21वां, 28वां तथा 42वां दिन आशा द्वारा नियमित रूप से घर जाकर नवजात शिशु व मां की देखभाल करने हेतु निर्धारित है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा इसमें 5वां। नेक्स्ट देख लेते हैं, नवजात शिशु को स्तनपान कराने में कौन सा फायदा शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, स्तनपान गर्भधारण की संभावनाओं को कम करता है, मां का दूध शिशु की शारीरिक व मानसिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्त स्राव को कम नहीं करता है, शिशु के शरीर में मां का दूध अच्छी तरह से पच जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सी, यानी कि नवजात शिशु के लिए मां का दूध क्या है? संपूर्ण आहार है। शिशु के शरीर में मां का दूध अच्छी तरह से पच जाता है, मां का दूध हर समय उचित तापमान पर उपलब्ध रहता है, स्तनपान गर्भधारण की संभावनाओं को कम करता है, स्तनपान शिशु की माता में प्रसव के बाद रक्तस्राव को कम करता है और खून की कमी होने से बचाता है। स्तनपान से बच्चे का दिमाग तेज होता है, वजन में वृद्धि होती है तथा एलर्जी से बचाव होता है। तो ये सब क्या है? ये स्तनपान के फायदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, किस उम्र तक शिशु को सिर्फ मां का ही दूध पिलाना चाहिए? किस उम्र तक शिशु को सिर्फ मां का ही दूध पिलाना चाहिए? ये तो आप सभी को पता ही है कि 6 माह की उम्र तक शिशु को सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए। शुरू में आने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रोम होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रोम शिशु का संक्रमण से बचाव करता है। जन्म के आधे से 1 घंटे के अंदर नवजात शिशु को स्तनपान कराना प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है, नवजात शिशु देखभाल सप्ताह देश में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 से 21 नवंबर के मध्य। कब मनाया जाता है? 15 से 21 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य बच्चे की उत्तरजीविता और विकास के लिए नवजात शिशु की देखभाल के महत्व के बारे में जन सामान्य में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई? कब की गई? वर्ष 2011 में, वर्ष 2013 में, वर्ष 2015 में या फिर वर्ष 2016 में? तो कब की गई थी? सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2016 में। नेक्स्ट देख लेते हैं,
जन्म के दिन स्थितियों के अवलोकन से पहचाना जा सकता है कि शिशु कमजोर है। इन संदर्भ में कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? आपका क्वेश्चन है, जन्म के दिन स्थितियों के अवलोकन से पहचाना जा सकता है कि शिशु कमजोर है। इस संदर्भ में कौन सी स्थिति शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है, जन्म के समय बच्चे का वजन 2000 ग्राम या उससे कम है, जन्म के समय बच्चा रो नहीं रहा है, शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है, या शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर रहा है। तो क्या बताओगे आप इसका आंसर? आप बताओगे यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2000 ग्राम या उससे कम है, शिशु गर्भावस्था के 8.5 माह से पहले ही पैदा हो गया है तथा शिशु अच्छे से स्तनपान नहीं कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि शिशु कमजोर है। तो क्या हो जाएगा आपका? ये सारे ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, शिशु के समय जन्म के समय शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? ये तो आप सभी को पता ही है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। जन्म के समय शिशु को बीसीजी, हेपेटाइटिस बी तथा ओपीवी ओ पोलियो का टीका दिया जाता है, जबकि रोटावायरस का टीका 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में, विटामिन ए 9 माह में दिया जाता है और आईपीवी पोलियो 6 और 14 सप्ताह में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण स्तनपान किसे कहते हैं? जन्म के बाद 6 माह तक केवल मां का दूध पीना ही, या फिर जन्म के बाद 3 माह तक केवल मां का दूध, अगले 3 माह तक फलों सब्जियों का जूस देना, या फिर जन्म के बाद 1 वर्ष तक केवल मां का दूध देना, या जन्म के बाद 1 वर्ष तक मां का दूध और पौष्टिक पेय देना। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जन्म के बाद 6 माह तक केवल मां का ही दूध बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि शिशु को जन्म के बाद 6 माह तक मां का दूध देने से क्या होगा? वह बीमार नहीं पड़ेगा। यदि अतिरिक्त कुछ भी दिया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, माँ का दूध उसके शिशु के लिए पर्याप्त है या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है यदि शिशु 24 घंटे में 2-3 बार पेशाब करे, या 24 घंटे में 5-6 बार पेशाब करे, या स्तनपान के बाद शिशु 4 घंटे सोता है, या स्तनपान के बाद शिशु 1 घंटे सोता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माँ का दूध उसके नवजात शिशु के लिए पर्याप्त होगा या नहीं, यह तथ्य ज्ञात किया जा सकता है जब शिशु में लक्षण पाए जाए, शिशु 24 घंटे में 5 से 6 बार पेशाब करे, स्तनपान के बाद शिशु कम से कम 2 घंटे सोता है, शिशु के वजन में अपेक्षित वृद्धि हो रही हो, जब माँ स्तनपान कराए तो दूसरे स्तन से भी दूध का रिसाव हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कंगारू पद्धति का संबंध है प्रसव से, प्रसव पूर्व व्यायाम से, माँ और नवजात शिशु से, या प्रसव पश्चात शिशु की अवस्था से। तो क्या आ जाएगा इसमें? इसमें होगा कंगारू पद्धति नवजात शिशु के शरीर को गर्म रखने का एक तरीका है। ये हो जाएगा हमारा सी, जिसमें नवजात शिशु को माँ के साथ इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों की त्वचा संपर्क में रहे। यह तरीका कम वजन के शिशु के लिए अत्यंत लाभकारी है। नेक्स्ट है हमारा, कोलेस्ट्रॉम से तात्पर्य है, ये तो सब आप सभी को पता ही है कि कोलेस्ट्रॉम शिशु के जन्म के बाद आने वाला माँ का पहला दूध होता है, जो गहरे पीले रंग का होता है। कैसा होता है? गहरे पीले रंग का। इस दूध में पोषक तत्वों तथा एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में होती है, बच्चे को बीमारी और संक्रमण से बचाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? कितनी बार कराना चाहिए? 8 से 12 बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि माँ को सर्दी जुकाम बुखार है तो बच्चे को क्या कराना चाहिए? माँ को सर्दी जुकाम या बुखार है तो इस स्थिति में भी स्तनपान कराना चाहिए, बच्चे पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्तनों से निचोड़ कर रखा गया दूध बच्चे के लिए कितनी देर कार्य करता है? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे तक पीने योग्य होता है माँ का दूध बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेशेदार पदार्थ तथा अनाज आदि को पचाने में सहायक एमाइलस नामक पदार्थ बच्चे में किस आयु में बनना शुरू हो जाता है? किस आयु में बनना शुरू हो जाता है? हमारा आंसर होगा 7वें माह से बच्चे के अंदर एमाइलस नामक पदार्थ बनना शुरू हो जाता है, जो रेशेदार पदार्थ तथा अनाज आदि को पचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु बच्चे का वजन एवं लंबाई क्रम से कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? बच्चे का वजन 3 किलोग्राम तथा बच्चे की लंबाई 20 इंच होनी चाहिए। 6 माह के बच्चे की कितनी होनी चाहिए? 6 किलोग्राम और 25 इंच लंबाई।
और 1 साल के बच्चे की 9 किलोग्राम और 30 इंच लंबाई और 2 साल के बच्चे का वजन 12 किलो और 35 इंच लंबाई। शिशु को स्तनपान कराने के पद में कौन शामिल नहीं है? लेड बैक पद, क्रॉस कैंडल पद, वॉलीबॉल पद या साइड लाइन पद। तो कौन सा नहीं है? तो लेड बैक पद, क्रॉस कैंडल पद, फुटबॉल पद तथा साइड लाइन पद है। फुटबॉल पद में बच्चे की पीठ को बांह के साथ पकड़कर हाथ और कलाई से बच्चे की गर्दन, पीठ और कंधों को सहारा दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गर्भनाल या नाड़ू की देखभाल का सही तरीका है। आपके ऑप्शन है, गर्भनाल को सूखा रखें, गर्भनाल पर नारियल का तेल लगाएं या गर्भनाल पर बेबी केयर पाउडर लगाएं या फिर गर्भनाल को लंगोटी या डायपर के अंदर रखना चाहिए। तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। लंगोटी या डायपर पहनाते समय गर्भनाल को बाहर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 मई, 1 से 7 अगस्त या 1 से 7 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WABA वाबा द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु से जुड़ा गर्भनाल सामान्यतः कितने दिनों में सूखकर गिर जाता है? तो कितने दिनों में? 10 से 14 दिनों में सूखकर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु प्रतिदिन कितने घंटे सोता है? तो 15 से 20 घंटे सोता है। कब सोता है? 15 से 20 घंटे। एक नवजात शिशु के हृदय की गति कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट नवजात शिशु के हृदय की गति होती है। कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट। याद रखेंगे इसको। जन्म लेने के बाद कब शिशु को उसकी माता के साथ त्वचा के संपर्क में रखा जाना चाहिए? कब रखा चाहिए? जन्म के पहले घंटे के दौरान। बिना किसी जटिलता के जन्मे शिशु को जन्म के पहले घंटे के दौरान उनकी माताओं के साथ त्वचा से त्वचा के संपर्क में हाइपोपोर्थीमिया को रोकने और स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनपान कराने से माँ को निम्नलिखित में से कौन से लाभ हो सकते हैं? आपके ऑप्शन है, स्तन कैंसर की कम संभावना, मानसिक अवसाद की कम संभावना, डिलीवरी के बाद वजन कम करने में मदद या ऑस्टियोपोरोसिस की कम संभावना। तो क्या होगा आपका आंसर? उपयुक्त सभी। स्तनपान कराने से माँ को होने वाले लाभ, स्तन कैंसर की संभावना 25% तक कम हो जाती है। गर्भाशय एवं डिम्ब ग्रंथि के कैंसर की कम संभावना रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस और हिप फ्रैक्चर से पीड़ित होने की कम संभावना रहती है। बच्चों के जन्म में अंतर रखने में मदद मिलती है। मानसिक अवसाद में कमी मिलती है और डिलीवरी के बाद वजन कम करने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्तनपान से शिशु को होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है, संक्रमण व श्वसन संबंधी बीमारियों की कम संभावना, उच्च IQ स्कोर की संभावना, माँ व बच्चे के बीच दूरी बढ़ने की संभावना। तो क्या बताओगे? आपका ऑप्शन है सी। स्तनपान से बच्चों को होने वाले लाभ, अस्थमा व एलर्जी के जोखिम में कमी, संक्रमण व श्वसन संबंधी बीमारियों की कम संभावना, उच्च IQ स्कोर की संभावना, बच्चे व माँ के बीच गहरा संबंध, सही वजन, मृत्यु दर में कमी, दांतों का समुचित विकास। नेक्स्ट है आपका, माँ का पूर्ण स्नेह, माँ मदर एब्सोल्यूट एप्रिसिएशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? मदर एब्सोल्यूट एप्रिसिएशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। बताइए कब किया गया था? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ए, माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम 5 अगस्त 2016 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, बच्चों के वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो बच्चों की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। इसको हम बार बार पढ़ चुके हैं। माँ का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम ये भी हम देख चुके हैं।
बच्चों की वृद्धि के लिए इसको भी हम देख चुके हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। कुपोषित बच्चे के लक्षण, पीली व शुष्क त्वचा, कमजोर हड्डियां, चिड़चिड़ापन या फिर दुबलापन। तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि ये सारे ही कुपोषित बच्चे के लक्षण होते हैं, तो इसलिए डी आ जाएगा। बच्चों के हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है सोडियम, आयरन, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। तो क्या मदद करता है? कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी हड्डी और दांत मजबूत होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बच्चों के घाव को भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, बच्चों के जीवन के पहले 6 महीने से उसे सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो कैसे प्राप्त होते हैं? भैंस के दूध से, फल से, गाय के दूध से या फिर माँ के दूध से। ये तो सभी को पता है कि माँ के दूध से ही बच्चे को सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, इसको भी बार बार पढ़ चुके हैं, क्वाशियोर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लंबे समय तक प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? मरासमस रोग। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मुख्य सेविका की फीस समय से भरिए। धन्यवाद।